जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इकोलॉजी को पढ़ रहे थे और इकोलॉजी में ही आता है का प्रदूषण वाला चैप्टर। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रदूषण क्या होता है भाई? तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रदूषण। प्रदूषण मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी में कमी आना। हमें अगर यदि कोई कोई क्वालिटी हम मेरे अंदर की क्वालिटी में कोई कमी आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के ऊपर क्या हो गया ना, प्रदूषण हो गया है। तो प्रदूषण फैलाता कौन है? आपका ह्यूमन फैलाता है। और फैलाता कौन है? तो पर्यावरण भी फैलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन। अवनमन क्या बोलते हैं भाई? अवनमन। तो मानव द्वारा किए गए वैसा काम जिससे हमारी पृथ्वी की क्वालिटी में कमी आती है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रदूषण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। यानी पर्यावरण की क्वालिटी में कमी आएगी तो पर्यावरण क्वालिटी में कमी आएगी तो पर्यावरण प्रदूषण। मिट्टी में कई कमी आएगी तो मृदु प्रदूषण। जल में कमी आएगी तो जल प्रदूषण। वायु की क्वालिटी में कमी आएगी तो वायु प्रदूषण। चलो, अवनमन क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से क्वालिटी में कमी आती है तो उसको बोलते हैं अवनमन। यानी पर्यावरण डिग्रेडेशन। जब मानव तथा प्राकृतिक दोनों के कारण पृथ्वी की क्वालिटी में कमी आए तो उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन। जैसे हो गया भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, ये सब क्या है? नेचुरल प्रोसेस से आया हुआ है। यानी नेचुरल प्रोसेस से जब आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन। और जो मानव द्वारा कृत करके कुछ क्वालिटी में कमी आएगा तो उसको बोलेगा प्रदूषण। चलो, अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रदूषण। टाइप ऑफ प्रदूषण पहला आता है सूक्ष्म जीव अपघटनीय प्रदूषण। क्या आता है भाई? सूक्ष्म जीव अपघटनीय प्रदूषण। यानी सूक्ष्म चीजों से जो प्रदूषण फैलता है। यानी सूक्ष्म चीज इसको खा नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं ना, इसको खा नहीं सकते हैं। जैसे हो गया आपका कचरा हो गया, रासायनिक चीज हो गया, धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया। सूक्ष्म जीव इसको खा पाएंगे क्या? नहीं। जैसे चील कौवा आएगा तो कौन सा कचरा को खाएगा? नहीं खा पाएगा। धातु को नहीं खा पाएगा, रासायनिक चीज को नहीं खा पाएगा, प्लास्टिक को नहीं खाएगा। तो इसके माध्यम से जब प्रदूषण फैलता है तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव अपघटनीय प्रदूषण। वैसा प्रदूषण जिसे सूक्ष्म जीव खाकर खत्म कर दे सूक्ष्म जीव अपघटनीय परिवर्तन कहलाते हैं। ये काम हानिकारक होते हैं। ये क्या होता है भाई? हानिकारक होते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक, धातु, कचरा, रासायनिक। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय तत्व। सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय तत्व या फिर प्रदूषण। इन्हें सूक्ष्म जीव क्या करेंगे या खाकर खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे हो गया ई कचरा, प्लास्टिक। प्लास्टिक यहाँ नहीं होगा, प्लास्टिक को यहाँ मिटा दो। ई कचरा हो गया, डीटीटी हो गया, इसको सूक्ष्म जीव क्या खा के खत्म कर सकेंगे? नहीं। इसको बोला जाएगा सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय। अपघटनीय नहीं, अनअपघटनीय। जिसको खा नहीं सकेंगे उसको अनअपघटनीय, जिसको खा सकेंगे उसको घटनीय, अपघटनीय। चलो, अब देखते हैं प्रदूषण का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज में क्वालिटी में कमी आना। तो बहुत सारा प्रदूषण है। जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव होता है। फिर एक आता है जैविक प्रदूषण। जैसे हो गया कोरोना। कोरोना आया था हाल ही में, 2020 में आया था, हाल ही का आ रहा। चलो, एक को करके देखते हैं। पहला आता है आपका जल प्रदूषण। देखो पानी के अंदर क्या होता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे O2 है, नहीं H2O से मिलकर बना हुआ है। तो O की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा होती है पानी के अंदर। कैसे पता करेंगे भाई? तो इसके अंदर पानी की मात्रा को चेक करने के लिए इसमें पाया जाता है BOD। क्या पाया जाता है? BOD फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए। पानी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसका मतलब पानी के अंदर कुछ छुपा हुआ है। तो पानी के ऑक्सीजन का यूज जो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जल प्रदूषण का। यानी BOD की संख्या जितना अधिक, जल प्रदूषण उतना अधिक। तो यानी बोल सकते हैं कि BOD से ही हम लोग जल प्रदूषण को नाप सकते हैं।
जल प्रदूषण का सूचक कहा जाता है किसको? BOD को। एक क्वेश्चन आया था कि BOD5 क्या है, तो इसको बोला जाता है कि 5 जो है ना कि 5 दिन एक्स्ट्रा पानी को बताता है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए, किसको बताता है? तो BOD5। चलो, अब पानी में बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, अब ज़्यादा तत्व यदि मिल जाए तो उसके कारण क्या होता है ना, हम लोग पे बीमारी हो जाता है। इसमें भी क्या आएगा? तो पानी पर तो जल प्रदूषण, जैसे लोहा की अधिकता हो जाए तो सिरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, इसमें लीवर डैमेज करता है सिरोसिस से। फिर तांबा की अगर यदि पानी में अधिकता हो जाए तो विल्सन नामक रोग होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। फिर है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक की संख्या अगर यदि बढ़ जाएगी तो व्हाइट फूड होता है, यानी खुजली की बीमारी होती है, बहुत सारे बच्चों में खुजली हो जाती है ना, तो वो जो पानी पी रहे हैं उसको आर्सेनिक तो सूट नहीं कर रहा है। फिर आता है कैडमियम। कैडमियम इटाई इटाई होता है, इसके कारण किडनी प्रभावित करता है। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और पारा के कारण आपका मिनी माता का रोग होता है। पारा के कारण किसका रोग होता है? मिनी माता का रोग होता है। अब देखते हैं सुपोषण। क्या देखेंगे भाई? सुपोषण, यदि किसी पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है न, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो उस जल में अन्य पेड़ पौधा जो है उगने लगता है, या फिर उग जाने की संभावना होती है, जिस कारण जलाशय के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसी को प्रक्रिया को कहा जाता है सुपोषण। जैसे कि एगो है हैदराबाद में हमारा हुसैन सागर झील, जलकुंभी सब ज़्यादा हो गया है और जलकुंभी से क्या है ग्रसित है, जिसके कारण नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, जलीय जीव मर जाते हैं। दूसरा आता है आपका मृदा प्रदूषण। मिट्टी में उर्वरक क्षमता की क्वालिटी में कमी आना क्या कहलाता है? आपका मिट्टी प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। ये दो कारण से होता है। पहला आता है आपका अपर्दन, यानी मिट्टी में ज़्यादा कट छट हो गया है तो ये प्रदूषित हो जाएगा, यानी इरोजन के माध्यम से। अपर्दन के कारण मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत कट जाती है और अधिक मात्रा में अपवर्दन को अवनालिका कहते हैं। देखो देखो, अपवर्दन के कारण क्या होता है ना, मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत कट जाती है, कट जाने के बाद क्वालिटी में कमी आ जाती है, और क्वालिटी में कमी आ जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो प्रदूषण कहा जाता है। और अत्यधिक मिट्टी अपवर्दन, अत्यधिक यदि कट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवनालिका। क्या कहते हैं भाई? जब सबसे ज़्यादा कट जाती है तो बोलते हैं अवनालिका। अवनालिका बहुत अधिक हो जाए, अब अवनालिका बहुत हो जाए मतलब इससे जो कट रहा है उससे भी ज़्यादा कट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं भाई? बीहड़। बीहड़ नहीं बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ का रूप ले लेती है, और बीहड़ पूरी तरह से बंजर होता है। बीहड़ कैसा होता है? तो पूरी तरह से बंजर होता है, उसमें खेती करने लायक ही नहीं होता है। सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। चंबल नदी कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश में है। चंबल के डाकू भी बहुत फेमस है। दूसरा आता है आपका उर्वरक। उर्वरक के माध्यम से हम लोग बहुत सारा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ना, जिसके कारण से क्या होता है, तो मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ रही है। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर के प्रयोग से अत्यधिक उर्वरक डालें तो रेह या फिर कलर कहलाता है, यानी जब अत्यधिक उर्वरक डाल देते हैं तो मिट्टी के ऊपर क्या होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कुछ बनने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेह या फिर कलर। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपका पंजाब में। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा खेती भी होता है। कीटनाशक की अगर यदि प्रयोग करेंगे, यानी पेस्टिसाइड, इसका भी यदि प्रयोग करेंगे तो क्या होगा ना, मिट्टी की क्वालिटी में, ओरिजिनल क्वालिटी में कमी आएगी, जिसके कारण क्या होगा, तो मिट्टी मृदा प्रदूषण होता है। इसीलिए LD15 को सरकार बैन की है। BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बैन की है। DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो
को क्या किया है ना, बैन किया है। अत्यधिक खाद से मिट्टी रेह का रूप ले लेती है, यानी रूखापन का रूप ले लेती है। तीसरा आता है आपका वायु प्रदूषण। तीसरा क्या आता है, वायु प्रदूषण। अब यहाँ तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या हो गया कि वायु की क्वालिटी में कमी आएगी। तो वायु की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या फिर कमी को क्या कहा जाता है, तो वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु में उपस्थित धूलकण को एरोसोल कहा जाता है। वायु में जो उपस्थित धूलकण है उसको क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलो, इनका आकार 10 माइक्रोन होता है। देखिए, जैसे कि सीमेंट उद्योग में आपका है एस्बेस्ट एरोसोल, ये उड़ के जब हमारे फेफड़ों तक आता है, यानी सांस के माध्यम से फेफड़ों तक आता है, तो हम लोग को हो जाता है वाइट कैंसर। बहुत ही खतरनाक बीमारी है आपका वाइट कैंसर। औद्योगिक कचरा हो गया, धुआं हो गया, आग हो गया, ईंधन हो गया, वाहन से क्या होता है ना, वायु प्रदूषण होता है। अब देखते हैं वायु प्रदूषण में फैलने वाली प्रमुख गैस, यानी बहुत सारी गैस के माध्यम से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। जैसे हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस से क्या होता है ना, वायु प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हम लोग जो बाइक चलाते हैं तो बाइक का पेट्रोल जो डाला होता है, तो पेट्रोल जब जलता है तो क्या कौन सा गैस छोड़ता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है भाई, तो ये एक रंगहीन गैस है। रंगीन नहीं, रंगहीन, गंधहीन गैस है और स्वादहीन गैस। इसका कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। यह कुल वायु प्रदूषण का अकेले 50% योगदान देता है। यानी कुल जितना वायु प्रदूषण होता है सबसे ज्यादा अधिक कौन करता है, तो 50% का भूमिका निभाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, यह उदासीन गैस है। ये क्या करता है, तो हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों तक नहीं जाता है। ये हमारे शरीर में पहुंचता है और ब्लड तक जाता है, और ब्लड को क्या करता है, थक्का कर देता है, जिसके कारण ब्लड क्या करता है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करता है, टिश्यू करता है। टिश्यू, ब्लड क्या है, एक रक्त टिश्यू है। क्वेश्चन आया था कि ब्लड का, इस बार आया था आरओ का एग्जाम में कि कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है या फिर नहीं है, तो कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी एक दूसरे को जोड़ के रखता है। चलो, हम लोग हीमोग्लोबिन से सबसे यह हीमोग्लोबिन से सबसे तेजी से क्या करता है ना, क्रिया करता है और हमारी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को खत्म कर देता है, जिस कारण व्यक्ति का क्या होता है ना, दम घुटने लगता है। अभी बताएं कि ये क्या करता है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन तक पहुंचता है और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई होने नहीं देता है, जिसके कारण आदमी का क्या होता है ना, दम घुटने लगता है और फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे दम घुटने वाली गैस कहा जाता है। किसको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। ईंधन, कोयला, जीवाश्म, मुर्गा, आदमी जो हम लोग जलाते हैं, उसके दहन से, यानी उसको फ्लेम जो है उससे क्या निकलता है, तो ये गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सूत्र क्या है, CO। यह जल में घुलनशील होता है। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को क्या कर रहा है ना, बढ़ावा दे रही है सरकार। दूसरा गैस आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। यह क्या है, तो अम्लीय गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा गैस है, अम्लीय गैस है। कुल प्रदूषण का 20% योगदान देता है, यानी दो ही गैस मिलकर प्रदूषण सबसे अधिक फैला रहा है। कौन कौन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये फेफड़ों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम के दहन से SO2 निकलती है। यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। इस अम्लीय वर्षा से मिले SO2 के कारण ही एस्टोन सड़ने लगता है। SO2 क्या करता है,
तो ये अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, और अम्लीय वर्षा जब होती है तो SO2 और अम्लीय वर्षा मिलकर किसी भी पत्थर को गलाने की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है सीसा प्रदूषण। हमारे भरने वाले ईंधन के अंदर क्या किया जाता है ना, सीसा मिला दिया जाता है। इससे एक चीज तो होता है कि जो हमारा जो इंजन है वो स्मूथ चलता है, लेकिन ये हमारा धुआं जो उसके बाद धुआं जो बनता है, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण मानव में क्या हो रहा है ना, आजकल चिड़चिड़ापन होने लगा है। हमारे भरने वाले ईंधन के अंदर शीशा मिला दिया जाता है, ईंधन में TLE मिला दिया जाता है। TLE का फुल फॉर्म क्या है, तो टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड मतलब शीशा मिला दिया जाता है, शॉर्ट में बोलो तो शीशा, या फिर इसका फुल नाम बोलो TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड। ये क्या करता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और मानव में क्या होता है ना, चिड़चिड़ापन होने लगता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन तथा फ्लोमीन मिला होता है, और यह सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन को पहुंचाता है। CFC क्या होता है भाई, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं। इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन की मिलावट होती है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ओजोन परत को पहुंचाता है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणुओं को तोड़ सकता है, किंतु इसके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। अंटार्कटिका में यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ओजोन का सूत्र क्या है, तो O3 यानी 3 गो ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई अगर यदि कम हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। किसकी मोटाई कम हो जाने पर ओजोन परत का छिद्र कहलाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को कम हो जाना क्या कहलाता है, तो छिद्र कहलाता है। ओजोन परत मिलता कहाँ पे है, तो समताप मंडल में मिलेगा, 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। यह क्या करता है भाई, तो यह आपका पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई को किससे नापते हैं, डॉप्सन से नापा जाता है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को, कब, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक बुलाई गई, जिसका नाम हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए क्योंकि इसकी बैठक जो है मॉन्ट्रियल में बुलाई गई। इसी कारण 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो ओजोन क्षरण दिवस मनाते हैं। ओजोन क्षरण दिवस कब है, तो 16 सितंबर को है, अभी आने वाला है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर होता है। प्रथम तथा द्वितीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया है। क्यों, क्योंकि वहाँ ओजोन, देखिए यहाँ पे क्या बताएं कि ओजोन परत को क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है, किंतु इसके लिए क्या होता है ना, निम्न टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो निम्न टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ उपलब्ध होता है, तो अंटार्कटिका में होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो ओजोन का छिद्र देखा गया है पहला और दूसरा कहाँ पे, अंटार्कटिका में। CFL होगा। CFL से निकलने वाली फ्लोजिन गैस, AC से निकलने वाली गैस, फिर थिनर से निकलने वाली गैस जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। कौन कौन सी, आपकी CFL हो गई, जितने भी ट्यूबलाइट हैं उससे निकलने वाली जो गैस है उससे क्या होता है ना, ओजोन परत को नुकसान होती है। ओजोन कीटनाशक के रूप में भी काम करता है, जैसे हॉस्पिटल में हम लोग छिड़काव में काम करते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में जो अजीब टाइप का स्मेल आता है, किसके कारण होता है, तो ओजोन का छिड़काव किया जाता है। ओजोन एक एंटीबायोटिक का भी रूप है। फिर आता है आपका NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह कैसा गैस है भाई, तो अम्लीय गैस है। वायुयान जो हेलीकॉप्टर है उसके धुओं से निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ये ओजोन से रिएक्शन करके
बना लेता है आपका PAN। ओजोन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? PAN। इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिल ऑक्सीटाइटेड नाइट्रेट। इसको प्रकाश रासायनिक धुआं भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धुआं किसको कहा जाता है? NO2 को। NO2 क्या करता है ना, ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। NO2 की अधिकता से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। फिर आता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी अम्लीय गैस है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है भाई? अम्लीय गैस है। यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका प्रदूषण नहीं फैलाता है, यानी यह जो है हानिकारक तथा लाभदायक दोनों ही गैस है। हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। हानिकारक किस तरह है भाई? तो जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, इसको मेंटेन करके रखने की काम जो करता है आपका CO2 ही करता है। अगर यदि CO2 नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट आएगा और हम लोग के लिए टेम्परेचर बढ़ा देगा, यानी मनुष्य सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर यदि CO2 नहीं रहेगा, CO2 अगर यदि नहीं रहेगा तो रात के समय जब सूर्य चल जाएगा तो टेम्परेचर को एकदम लो कर देगा पृथ्वी का। यानी CO2 कैसी गैस है? एक पत्नी के समान गैस है। मतलब कि तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकते हैं और तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकते हैं। चलो CO2 के बारे में समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड यह कैसी गैस है? तो अम्लीय गैस है। नो प्रदूषण, हानिकारक प्लस लाभदायक दोनों होता है। वाहन में हम लोग यूज करते हैं किसका? देखो वाहन में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। अब पेट्रोल में जो धुआं छोड़ता है O2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है। और फिर इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एक कैटालाइट कन्वर्टर लगाते हैं, जिसके कारण CO2 में कन्वर्ट कर देता है। यानी निकलता क्या है? वाहन में हम लोग डाल लेते हैं पेट्रोल, जिसके कारण बनना चाहिए CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, लेकिन निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गाड़ी से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसलिए गाड़ी में हम लोग क्या बोलते हैं ना, कैटेलिटर लगा दिया जाता है जो संक्रमण धातु का बना होता है, इसलिए धुओं को CO2 में बदल देता है। अगर इसमें ईंधन यानी शीशा मिला दिया जाए तो कैटेलिक कन्वर्टर काम करना जो है बंद कर देता है। कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है? तो ये संक्रमण धातु का बना होता है, ये D ब्लॉक में पाया जाता है। CO2 को समुद्र क्या करता है ना, सोख लेता है, लेकिन 95% सोख लिया है। कितना ही सोख पाएगा? CO2 अब पृथ्वी को गर्म कर रही है और यही गर्माहट क्या कहलाती है? तो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो अब क्या पढ़ना है भाई? ग्लोबल वार्मिंग। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन फुट प्रिंटिंग क्या होता है। कार्बन फुट प्रिंट क्या होता है? तो गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस को उत्पन्न करती है क्या कहलाती है भाई? कार्बन फुट प्रिंट कहलाती है। जैसे ग्रीन हाउस गैस को कौन कौन बढ़ावा देता है? तो आपका बादल का कुहासा यानी उमस देता है, फिर CO2 गैस देता है, फिर NO2 देता है, फिर देता है आपका मीथेन। यानी हम लोग ईंधन डालें, फिर हम लोग को निकलना क्या चाहिए? तो CO निकलना चाहिए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना चाहिए। लेकिन निकलता क्या है? हम लोग कैटालाइट कन्वर्टर का यूज करते हैं, यानी संक्रमण धातु का यूज करते हैं, जिसके कारण हम लोग को निकलता क्या है? तो CO2 निकलता है। और ये क्या करता है आपका? तो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है। छोटा एरिया के लिए प्रयोग किया जाता है नाम ग्रीन हाउस, जबकि बड़ा एरिया के लिए यूज किया जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस क्या है? तो छोटा एरिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? तो ग्रीन हाउस है। और वही जब बड़ा एरिया के लिए प्रयोग किया जाएगा तो इसको बुलाया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? जल वाष्प से होता है, यानी उमस से होता है। फिर होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर होता है मीथेन से, CH4 मीथेन, फिर होता है CFC से, और लास्ट में होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। क्वेटा प्रोटोकॉल देख लिए थे, कहाँ पे हुआ था? क्वेटा में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। यह क्या था? एक प्रकार का समझौता था जो जापान में हुआ था।
इसमें सभी देश के लिए CO2 के उत्सर्जन यानी CO2 का यूज के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया गया था। किसमें? तो क्योटो प्रोटोकॉल में। इसी कोटा में CO2 का उत्सर्जन कर सकता था और इस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट नाम दिया गया। तो कार्बन क्रेडिट क्या है? तो क्योटो में एक प्रोटोकॉल होता है। क्योटो में क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें सबको CO2 कितनी मात्रा में यूज करना है यानी उत्सर्जन करना है या फिर निकालना है, उसका एक कोटा बना दिया गया था और इसी जो प्रोसेस है इसको कहा गया कार्बन क्रेडिट। अब आता है आपका मीथेन गैस। कौन सा गैस आता है? तो मीथेन गैस। इसको कहा गया है CH4। मीथेन गैस भी क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। मीथेन गैस दलदली जगहों में पाया जाता है, जैसे हो गया धान का खेत दलदली होता है, जहाँ जहाँ पर सड़ा गला चीज रहेगा मीथेन गैस ऑटोमेटिकली निकलेगा, वहाँ अपने आप क्या होगा ना, मीथेन गैस बन जाता है। यह नेचुरल होता है जिसके कारण इसको कहा जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है भाई? तो मीथेन गैस। क्यों? क्योंकि यह दलदली क्षेत्र में ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से मिल जाता है। चलो, गाय के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस। कोयला के खदान से कौन सी गैस बनेगी? तो मीथेन गैस। नदी नाला से कौन सी गैस बनेगी? मीथेन गैस। मीथेन गैस पाया जाता है। चलो, ये ज्वलनशील होता है और ऊष्मा को भी बढ़ा देती है। ऊष्मा को बढ़ा देती है यानी उमस को बढ़ा देगी, यानी सहयोग की ना ग्लोबल वार्मिंग में। मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी से दूर रखना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड को क्या करना चाहिए ना, पानी से दूर रखना चाहिए, नहीं तो क्या करती है ना, आग पकड़ लेती है। यह घटना हुई थी भोपाल में, इसीलिए उसका नाम दिया गया भोपाल गैस त्रस्ती। कब हुआ था? तो भोपाल गैस त्रस्ती हुआ था 1984 में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक दुर्घटना होती है। किसके कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण क्या होता है ना, जल से अभिक्रिया करके पूरा ब्लास्ट हो जाता है, उद्योग पूरा जो है ब्लास्ट हो जाता है, जिसको नाम दिया गया था भोपाल गैस त्रस्ती। गैस के कारण हुआ था इसलिए गैस त्रस्ती, भोपाल में हुआ था इसलिए भोपाल। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रस्ती। क्या पढ़ना है भाई? भोपाल गैस त्रस्ती कब हुआ था? 1984 में। कब? तो 3 दिसंबर 1984। एक कंपनी थी, यूनियन कंपनी थी, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। कि कौन आदमी का कंपनी था भाई? एंड एडरसन का कंपनी था। किसका था? एडरसन का। चलो, भोपाल गैस त्रस्ती यूनियन कंपनी थी। 3 से 4 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो जाता है, जिसने क्या किया ना, पानी से अभिक्रिया, बहुत सारा पानी भी होगा और उसी पानी से अभिक्रिया हो गया और जिसके कारण विस्फोट कर गया, जिसे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को भोपाल गैस त्रस्ती कहा जाता है। कंपनी किसका था? तो एंडर्स का था। एंडर्स नामक व्यक्ति का था। प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगाकर रख दिया जाता है तो उसे संपीड्य प्राकृतिक गैस बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या है? तो प्राकृतिक गैस को जब दबाव देकर रख दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का निर्माण होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग को देखना है क्या? अब हम लोग को पढ़ना है ध्वनि प्रदूषण, फिर बचा है आपका परमाणु प्रदूषण, जैव प्रदूषण और लास्ट में पढ़ना है विद्युत प्रदूषण। 4 प्रदूषण और बचे हैं, तो कल के लेक्चर में हम लोग अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।